जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम ही होगा कि जो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। हालांकि अभी आरआरबी की वेबसाइट पर ये अवेलेबल नहीं है, लेकिन जल्दी जो सारी वेबसाइट हैं उस पर भी ये अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसा कि कल हमने देखा था अपना जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का जो कटिंग थी उसमें जो भी बताया गया था बिल्कुल सेम टू सेम वही का वही जो नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है। इसमें आप देख सकते हो असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी उसका पूरा डिटेल इसमें दी गई है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको डिटेल में समझाता हूँ कि ये जो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है जो रिलीज़ हुआ है इसमें क्या कुछ बदलाव हुए हैं और कितनी वैकेंसीज़ किस किस जोन में डिवाइड है, और इसके अलावा सब कुछ डिटेल आपको A to Z इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों, आप सबसे ऊपर देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है ना, सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN 1/2024, ठीक है ना, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट ALP। इसकी जो एप्लीकेशन फिल करने की जो डेट है, ओपन डेट है, वो है 20 जनवरी 2024 से लेकर क्लोजिंग डेट है 19 फरवरी 2024 के 11:59 तक। तो आपको 1 महीने के लगभग का समय दिया गया है जिसमें कि आप असिस्टेंट लोको पायलट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। बात करते हैं पोस्ट की, तो पोस्ट का नाम है असिस्टेंट लोको पायलट, जिसका कि जो पे लेवल होगा वो होगा लेवल 2 के अकॉर्डिंग, और इसका जो ग्रेड पे होता है वो होता है 19,900 के अकॉर्डिंग आपको इसमें सैलरी मिलेगी। बाकी मेडिकल स्टैंडर्ड आपका A1 कैटेगरी का होना चाहिए। बात करते हैं एज लिमिट की, तो एज लिमिट आपकी 18 से लेकर 30 साल के बीच में होना चाहिए। और जो टोटल वैकेंसीज आई है आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट की वो आई है 5,696, यानी कि सारी जो जितने भी जोन्स हैं उन जोन के वैकेंसीज़ को मिलाकर 5,696 आपकी टोटल ALP की वैकेंसी आई हुई है। किस जोन में कितनी वैकेंसीज है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके जो फॉर्म है वो आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही जिन कैंडिडेट की जो ITI या फिर BTech वगैरह कंप्लीट नहीं हुई है, यानी कि फाइनल सेमेस्टर में या फिर फाइनल ईयर में, उनका रिजल्ट अगर अभी तक नहीं आया तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। इसके अलावा एक ध्यान देने वाली बात यह है कि एक कैंडिडेट एक ही जगह से एक जोन से अप्लाई कर सकता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप एक स्टूडेंट हो और आपने सभी जोन से अप्लाई कर दिया तो उसमें फिर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। और इसके अलावा अपना जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT, उसमें आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जिस भी ईमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर से आप अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाते हो उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हो, क्योंकि क्या होता है कि रेलवे में वेटिंग लिस्ट वगैरह में जो स्टूडेंट रह जाते हैं उनका बहुत आगे लंबे समय तक जो नाम है वो आते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, अगर आपकी ईमेल आईडी वगैरह आपके पास रहेगी तो आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगी। इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो भी नंबर या फिर ईमेल आईडी इसमें लॉगिन कर रहे हो वो आप लंबे समय तक उसको यूज़ कर रहे हो। और इसके वैकेंसीज़ वाले सेक्शन में क्लियर लिखा है, प्लीज़ नोट दैट दिस वैकेंसीज में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन रेलवेज, यानी कि इंडियन रेलवेज़ के अकॉर्डिंग ये जो वैकेंसीज़ की संख्या है इसको कम या बढ़ाया जा सकता है। कम करना तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि पहले ही इतनी कम वैकेंसीज़ दी है। इसके अलावा अगर और भी कम कर दोगे तो फिर बचा ही क्या, उससे बढ़िया तो फिर देते ही नहीं। तो कम करने की तो बात नहीं है, लेकिन हाँ अगर ज़रूरत लगती है तो वैकेंसीज़ को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा मेडिकल वाले सेक्शन में क्लियर लिखा गया है कि A1 कैटेगरी का जो मेडिकल है वो चाहिए, यानी कि फिज़िकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स, आपके पास डिस्टेंस विजन 6/6 होना चाहिए विदाउट ग्लास विथ फॉगिंग टेस्ट, ठीक है ना, नियर विज़न आपका 0.6 होना चाहिए विदाउट ग्लास। और साथ ही आपको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बाइनोकुलर विज़न नहीं होना चाहिए, फील्ड ऑफ विज़न, नाइट विज़न, ये सब जो दिक्कतें वो आपको नहीं होना चाहिए। बाकी एज में SC/ST वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिला है और इसके अलावा OBC वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और आपकी डेट ऑफ बर्थ 2/7/1994 से लेकर 1/7/2006 के बीच में है तो आप एलिजिबल हो। OBC वाले हो तो आप 1991 से बाद में और 2006 के बीच में होना चाहिए। और अगर आप SC/ST से हो तो 1989 से लेकर 2006 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए।
बात करें एग्ज़ाम फ़ी की, तो अगर आप जर्नल या फिर ओबीसी से हो तो आपको 500 रुपये एग्ज़ाम फ़ी देना पड़ेगा। और साथ ही अगर आप एग्ज़ाम में अपीयर हो जाते हो, यानी कि एग्ज़ाम में आप बैठ जाते हो, तो आपकी 400 रुपये की जो फ़ी है वो आपको लौटा दी जाएगी, यानी कि 100 रुपये आपकी फ़ी रहेगी। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम में नहीं बैठते हो, एग्ज़ाम नहीं देते हो, तो फिर आपके पूरे 500 रुपये कट जाएंगे। और अगर आप SC ST या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपये की फ़ी देना पड़ेगा, जो कि आपको पूरी रिफ़ंड हो जाएगी। देखिए, अब सबसे ज़रूरी चीज़ की बात करते हैं कि आपकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो किस तरीके से रहने वाली है। तो सबसे पहले आपका CVT 1 होगा, उसके बाद में आपका CVT 2 होगा, फिर आपका CVT 3 जिसे कि हम कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट CBAT भी कहते हैं वो होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सबसे लास्ट में फिर आपका मेडिकल होगा। सबसे पहले आपका CVT 1 एग्ज़ाम होगा, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होगा, यानी कि CVT 2 के लिए आपको इसमें क्वालिफाई करना होगा, जिसमें कि जो आपका एग्ज़ाम का टाइम रहेगा 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा, 75 क्वेश्चंस रहेंगे 75 नंबर के, 1/3 की इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। और जो भी इसमें क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी उसके बेहाफ पर आप CVT 2 में जाओगे। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन सभी शिफ्ट में रहेगा। और बात करते हैं इसके सिलेबस की, तो सबसे पहले आपका जो CVT 1 में मैथमेटिक्स रहेगा, इसके अलावा मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग रहेगा, और जर्नल साइंस जिसमें कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों आता है जो कि रहने वाला है, और इसके अलावा जनरल अवेयरनेस। तो जो लोग इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे उसके बाद में उनका होगा CVT 2। तो CVT 2 में भी आपका जो नॉर्मलाइजेशन है वो हर शिफ्ट में रहने वाला है, और साथ ही जितनी भी वैकेंसी हैं उससे 15 गुना स्टूडेंट को इसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। बात करें CVT 2 के पैटर्न की, तो देखो इसमें 2 एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं तुरंत ही, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें कि 100 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं। इसके तुरंत बाद ही आपका पार्ट बी होगा, जिसमें कि 60 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 रहने वाले हैं। 1/3 की दोनों में नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। उसके अलावा जो पार्ट बी होगा आपका, उसमें आपको 35% मार्क्स लाना कंपलसरी है, यानी कि इसमें ये जो पार्ट बी है इसमें क्वालिफाई करना ज़रूरी है। बात करें पार्ट ए के सिलेबस की, तो इसमें आपको मैथ्स करना, इसके अलावा रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, यानी मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इन तीनों पर आपको अच्छी पकड़ अपनी बनाना पड़ेगा। पार्ट बी के लिए आपको जो आपका ट्रेड है उससे रिलेटेड जो ट्रेड सिलेबस है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, जो भी DGT की जो सिलेबस है उसको कवर करना पड़ेगा। इसके अलावा जिन लोगों ने डिप्लोमा या फिर बीटेक किया है तो उनके लिए ये जो ग्रुप है इसको डिवाइड किया गया है ट्रेड वाइज, तो इसमें देखकर आप अपने जो भी ब्रांच है उससे रिलेटेड उस ट्रेड को आप सेलेक्ट कर लेना। और इन सबको क्लियर करने के बाद में सबसे लास्ट में होगा आपका CBAT, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें कि जो वैकेंसी है उससे 8 गुना कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है ना। इसमें किसी भी तरीके की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। देखो, ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों कि आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार होगी CVT 2 के पार्ट ए के 70% मार्क्स से, और CBAT यानी कि साइको टेस्ट के 30% मार्क्स से। इन दोनों को मिलाकर आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार होगी, ठीक है ना। इसके अलावा बाकी सब क्वालिफाइंग है, 2 जो मेन है पार्ट ए और CBAT 3, ठीक है ना। ये दोनों से आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो फाइनली तैयार होगी। इसके बाद में फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर मेडिकल होने के बाद में आपको इंडियन रेलवेज़ में असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब मिल जाएगी। देखो, सबसे लास्ट में इसमें क्वालिफ़िकेशन का बताया गया है, तो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो 10th प्लस ITI, या तो आपने 10th की हो उसके बाद में फिर आपने ITI की हो। जो भी ट्रेड्स इसमें दिए गए हैं, इलेक्ट्रिशियन, फीटर, टर्नर, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, मैकेनिक डीजल, मतलब जो भी एलिजिबल ट्रेड्स हैं वो सब ट्रेड्स से अगर आपने 10th के बाद में ITI की है, NCVT से हो या फिर SCVT से, तो आप ALP के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपने 10th की है और 10th के बाद में अगर अप्रेंटिसशिप की है रेलवे से, ठीक है ना, जो भी ट्रेड्स ऊपर दिए उनसे अगर आपने अप्रेंटिसशिप भी की है तो भी आप ALP बन सकते हो। इसके अलावा एक चीज़ और है कि अगर आपने 10th की है और 10th के बाद में आपने डिप्लोमा किया है या फिर बीटेक किया है, जो भी एलिजिबल ब्रांचेस है उनसे, तो आप रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट बन सकते हो। बाकी ये सब कुछ आप इसमें स्क्रीनशॉट में आराम से देख लेना, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा। बाकी इसमें नीचे जोन वाइज वैकेंसीज़ की डिटेल्स दी गई हैं, जैसे कि अहमदाबाद को 238, बेंगलुरु में 473, इसके अलावा बिलासपुर में 1192 एक जगह और 124 एक जगह, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसमें सब कुछ वैकेंसीज़ की डिटेल दी गई हैं, तो इसमें अच्छे से आप देख लेना किस जोन से आपको अप्लाई करना है।
तो दोस्तों ये थी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी से रिलेटेड। कह सकते हैं कि हम एलपी के जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके सालों का इंतज़ार कहीं ना कहीं अब जाके ख़त्म होता हुआ हमें दिख रहा है। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो वैकेंसी आई है वो आप सबके लिए एक अच्छी वैकेंसी साबित हो। लेकिन वैकेंसी बहुत कम है, आपको मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी रेलवे से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आशा करते हैं कि वीडियो का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।